आज के इस वित्त मंत्रालय के वेबिनार में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। ये वेबिनार हमारे देश की आर्थिक विकास और एस्पिरेशनल इकोनॉमी को किस तरह से फाइनेंसिंग किया जा सके, फाइनेंसिंग ऑफ ग्रोथ एंड एस्पिरेशनल इकोनॉमी, इस विषय पर आयोजित किया गया है। आज के इस वेबिनार में केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, सेक्रेटरीगण और फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज विमेंस डे है। इस संदर्भ में मैं देश की सभी महिलाओं का भी अभिवादन करता हूं और वेबिनार का एक मुख्य उद्देश्य है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ावा दिया जा सके और उससे मुख्य तौर पे विमेंस की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें भी कैसे बढ़ावा दिया जा सके। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। सर। नमस्कार जी। मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सबको शुभकामनाएं। और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके, NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। फाइनेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हो या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हमारे विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत की प्रगति को तेज गति देने के लिए हमें अपने सभी प्रायोरिटी सेक्टर्स में फाइनेंशियल वायबल मॉडल्स को प्राथमिकता देनी होगी। आज देश की जो एस्पिरेशंस है, देश जिन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, देश की जो प्राथमिकता है, उसमें हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी अहम है। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के
क्या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन बहुत ही आवश्यक है। इसका एक उदाहरण पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की सफलता में आपका केंद्रीय रोल है। देश के संतुलित विकास की दिशा में भारत सरकार की योजनाएं, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, देश में करीब 100 से अधिक ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जो राज्य की एवरेज से भी पीछे हैं। तो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां के कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको प्रायोरिटी दे करके, ये हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो भी पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए कह सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा देश, हम देखें तो पश्चिम हिंदुस्तान, बहुत सी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नजर आती है। पूर्वी हिंदुस्तान है जहां सब प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन आर्थिक विकास की दृष्टि से वहां स्थिति बहुत सुधर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधर सकता है। हम पूर्वी भारत के विकास के लिए उसी प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसका विकास, ये ऐसी चीजें हैं जिसने हमने ज्योग्राफिकली हम देखें तो हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। इन क्षेत्रों में आपकी सहभागिता बढ़ाने की दिशा में भी विचार करना जरूरी है। आज भारत के एस्पिरेशंस हमारे एमएसएमईज की मजबूती से जुड़ी है। एमएसएमईज को मजबूत बनाने के लिए हमने बहुत से फंडामेंटल रिफॉर्म्स किए हैं और नई योजनाएं बनाई हैं। इन रिफॉर्म्स की सक्सेस इनकी फाइनेंसिंग को स्ट्रेंथन करने पर निर्भर है। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 तब तक हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट आने में समय जा सकता है। तो इसको बचने के लिए क्या करना होगा? हम अगर चाहते हैं, दुनिया जब इंडस्ट्री 4.0 की बात करती है तो हमें उसके जो मेन पिलर हैं, चाहे फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, मेडिटेक हो, इसके अनुरूप स्किल डेवलपमेंट हो, यानी 4.0 स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है। जैसे जो मेन पिलर है उन पिलर को भी 4.0 के लाइट में हम डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं। ऐसे अनेकों क्षेत्रों को वित्तीय संस्थाओं की मदद इंडस्ट्री 4.0 से वो में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, आपने देखा है कि जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है ओलंपिक में, तो देश का नाम किस तरह दुनिया में रोशन होता है, देश में भी कितना बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मेडल तो एक व्यक्ति लाता है, लेकिन पूरा माहौल बदल देता है। क्या हम देश में इस ऐसे अनुभवों से सोच नहीं सकते हैं कि हम कोई 8 या 10 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करें और हम उसमें ताकत लगाएं, और भारत उन सेक्टर में पहले 3 में नंबर ले सकता है? क्या ये प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से होगा? अब जैसे भारत में जो, क्या ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियां नहीं हो सकती हैं जो दुनिया की टॉप 3 में उनका नाम हो? कि इसी तरह के हमारे स्टार्टअप्स, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसका जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, क्या हमारे स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल स्टार्टअप्स टॉप 3 के अंदर हम जगह बना सकते हैं क्या? अभी हमने ड्रोन सेक्टर को ओपन किया है, स्पेस सेक्टर को ओपन किया है, जियो स्पेशियल सेक्टर को ओपन किया है। ये बहुत बड़े नीति विषयक निर्णय हुए हैं जो एक प्रकार से गेम चेंजर है। क्या इसमें भारत के नई पीढ़ी के लोग स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं, ड्रोन में आ रहे हैं? क्या उसमें भी हम दुनिया के टॉप 3 में
जगह बनाने का सपना नहीं देख सकते क्या? क्या उसके लिए हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस? स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తు శాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138। इनकी मदद नहीं कर सकती है क्या? लेकिन यह सब होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो कंपनियां, जो उद्यम इन क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें हमारी फाइनेंशियल सेक्टर पर और उसकी तरफ से एक प्रोएक्टिव पूरा साथ मिलना चाहिए। हमारे पास एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए कि इस प्रकार की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कैपेबिलिटी कैसे बिल्डअप हो, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा वो ले आया है, वो पता नहीं हम जो पहले करते थे उसमें तो मेल बैठता ही नहीं है। हमारी कंपनियां, हमारे स्टार्टअप्स का विस्तार तभी होगा जब वो एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स को हम बढ़ाएंगे, इनोवेशन पर बल देंगे, नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट खोजेंगे, नए बिजनेस एरियाज पर काम करेंगे। और इतना कुछ करने के लिए जो उन्हें फाइनेंस करते हैं, उनमें भी इन आइडियाज ऑफ फ्यूचर के प्रति एक गहरी समझ होना जरूरी है। हमारे फाइनेंसिंग सेक्टर को भी नए फ्यूचरिस्टिक आइडियाज और इनिशिएटिव्स की इनोवेटिव फाइनेंसिंग और सस्टेनेबल रिस्क मैनेजमेंट पर हमें विचार करना होगा। साथियों, ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज देश की प्राथमिकता भारत की रिक्वायरमेंट में आत्मनिर्भरता और साथ साथ एक्सपोर्ट में भी हम ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ें, ये भी है। एक्सपोर्टर्स की फाइनेंशियल जरूरतें अलग होती हैं। इन जरूरतों के अनुसार क्या आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट की जरूरतों को पूरा किया जा सके। आप इन्हें प्राथमिकता देंगे तो इनकी शक्ति बढ़ेगी, और जब इनकी शक्ति बढ़ेगी तो देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब जैसे इन दिनों दुनिया में भारत के गेहूं की तरफ आकर्षण बढ़ने की खबरें आ रही है, तो गेहूं के जो एक्सपोर्टर्स होंगे, क्या हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनका तरफ ध्यान है क्या? हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले डिपार्टमेंट का उस तरफ ध्यान है क्या? हमारे जो शिपिंग इंडस्ट्री हैं उनके अंदर इसकी प्रायोरिटी की भी चिंता, यानी एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास होगा। अगर मानो दुनिया में गेहूं का हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको समय से पहले उत्तम क्वालिटी, उत्तम सर्विस के साथ हम प्रोवाइड करें तो धीरे धीरे वो परमानेंट बन जाएगा। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार, इसलिए मैं कहता हूं, रूरल इकोनॉमी को हम नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं। और रूरल इकोनॉमी इतना बड़ा व्यापक बेस होता है जो थोड़ा थोड़ा करके जब उसको कंपाइल करता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए छोटे प्रयास होते हैं लेकिन परिणाम बहुत बड़े होते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देना,
कि हम प्रोएक्टिव होकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का काम है, क्या मिशन मोड पे किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान को कैसे मिले, फिशरमैन को कैसे मिले, पशुपालक को कैसे मिले, ये हमारा आग्रह है क्या? देश में हजारों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आज बन रहे हैं और बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं। कुछ राज्यों में तो अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। क्या हमने उस दिशा में कहा? अब जैसे एग्रीकल्चर में पहले हमारी तरफ हनी का ध्यान नहीं दिया जाता था, अब हमारे यहाँ शहद हनी पर बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन अब उसका ग्लोबल मार्केट, उसके लिए उसका ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उसको फाइनेंशियल हेल्प, इन सारी चीजों में हम कैसे काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से आज देश के लाखों गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इन्हें भी आप अपनी पॉलिसीज की प्राथमिकता में रखोगे तो देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत ताकत मिलेगी। एक प्रकार से सर्विस सेंटर, उसका सबसे ज्यादा लाभ आज गांव के, अब जैसे रेलवे रिजर्वेशन कर रहा है, अब गांव से किसी को शहर नहीं जाना पड़ा, वो जाता है सर्विस सेंटर पे जाता है, अपना आरक्षण करवा देता है। और आपको पता है कि आज हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाकर गांव गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। सरकार ने एक तरह से डिजिटल हाईवे, और मैं तो सादी भाषा में कहूंगा तो मैं कहूंगा डिजिटल सड़क। डिजिटल सड़क मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव में मुझे डिजिटल ले जाना है, और इसलिए डिजिटल सड़क बना रहे। हम बड़े बड़े डिजिटल हाईवे की बात तो करते हैं, हमें नीचे की तरफ जाना है, गांव तक जाना है, सामान्य मानवी तक पहुंचना है। और इसलिए डिजिटल सड़क, इस अभियान को हम देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के विभिन्न प्रोडक्ट्स को हम गांव गांव तक ले जा सकते हैं क्या? इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर से फूड प्रोसेसिंग जुड़ा है, वेयर हाउसिंग है, एग्री लॉजिस्टिक भी अहम है। भारत के एस्पिरेशंस नेचुरल फार्मिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी है। अगर कोई इनमें नया काम करने के लिए आगे आ रहा है तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसे कैसे मदद करे, इसके बारे में सोचा जाना बहुत आवश्यक है। साथियों, आजकल हेल्थ सेक्टर में भी बहुत काम हो रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार इतना इन्वेस्ट कर रही है, हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन से जुड़े चैलेंजेस को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है। क्या हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, वो भी अपनी बिजनेस प्लानिंग में इन क्षेत्रों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं क्या? साथियों, आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग, वह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बना है, और भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। देश में इसके लिए काम शुरू हो चुका है। इन कार्यों को गति देने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को गति देना आवश्यक है। ग्रीन फाइनेंसिंग और ऐसे नए एस्पेक्ट की स्टडी और इंप्लीमेंटेशन आज समय की मांग है। जैसे सोलर पावर के क्षेत्र में भारत बहुत कुछ कर रहा है। भारत अपने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम जो देश में हाउसिंग सेक्टर के 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उनमें भी डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में होने वाले कार्यों को आपका सपोर्ट, वो तो अभी एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट मॉडल के रूप में है, लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने वालों को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा तो इस मॉडल को वो रिप्लिका करेगा, ऑन देयर ओन इनिशिएटिव करेंगे, छोटे मोटे शहरों में लेके जाएंगे, तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाएगी, काम की गति बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूं इस प्रकार के सपोर्ट बहुत मायने रखता है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी इन विषयों पर गंभीर मंथन करेंगे और इस वेबिनार में
एक्शनेबल सॉल्यूशंस, आइडियाज नहीं। बहुत बड़ी बड़ी विजन और 2023 का बजट आज हमने तय नहीं कर रहा है। आज तो मुझे 2022 से 2023 मार्च महीने तक जो बजट है उसको कैसे इंप्लीमेंट करूं, जल्दी इंप्लीमेंट कैसे करूं, आउटकम कैसे मिले और सरकार को एक आपके जो रोजमर्रा के अनुभव है उसका लाभ मिले, ताकि हम फाइलों में फुल स्टॉप कोमा इधर उधर हमारा न हो जाए, जिसके कारण 6-6 महीने तक निर्णय लटकते रहे। ये अगर हम करने से पहले चर्चा करते तो फायदा होगा। एक नया हमने इनिशिएटिव लिया है और ये जो मैं सबका प्रयास कहता हूं ना, उस सबका प्रयास का ही एक उदाहरण है कि भारत में बजट आना, उसके पूर्व आप सबसे चर्चा, बजट प्रस्तुत होने के बाद चर्चा, वो चर्चा इंप्लीमेंटेशन के लिए चर्चा, यह अपने आप में लोकतंत्र का एक अद्भुत प्रयोग है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में इस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रयास, सभी स्टेक होल्डर से मिलकर के काम करना, ये कोई हम बजट की जो भी विशेषता है, जो भी ताकत है, उसकी भरपूर तारीफ हो चुकी है, लेकिन वाहवाही करके मुझे रुकना नहीं है। इस बार बजट को चारों तरफ वाहवाही हुई है, लेकिन मुझे उससे रुकना नहीं है। मुझे तो आपकी मदद चाहिए, आपका प्रोएक्टिव रोल चाहिए। मैं तो राज्य सरकारों को भी कहूंगा कि इसके लिए वो अपनी नीतिगत जो चीजें निर्णय करने, पॉलिसीज बनानी है, उसको भी क्या 1 अप्रैल के पहले बना सकते हैं क्या? आप जितना जल्दी बाजार में आएंगे, ज्यादा लोग आपके राज्य में आएंगे तो आपके राज्य को बेनिफिट होगा। राज्यों के बीच में भी एक बहुत बड़ी स्पर्धा होनी चाहिए कि इस बजट का मैक्सिमम लाभ कौन राज्य ले जाता है, कौन राज्य ऐसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर के आता है, ताकि सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वहां इन्वेस्ट करने वालों पर मदद करने का मन कर जाए। एक बड़ा प्रगतिशील इकोसिस्टम हम डेवलप करें, कुछ नया करने के मिजाज से पैदल करें। मुझे पक्का विश्वास है, आप अनुभवी लोग हैं, रोजमर्रा की कठिनाइयों को आप जानते हैं, रोजमर्रा की मुसीबतों के सॉल्यूशन आप जानते हैं। हम उस समाधान के लिए आपके साथ बैठे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बजट की चर्चा से ज्यादा पोस्ट बजट की चर्चा ज्यादा है और इंप्लीमेंटेशन के लिए है ये चर्चा। हमें आपसे इंप्लीमेंटेशन के लिए सुझाव चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है आपका योगदान बहुत लाभ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.